कि उन लोगों को प्रैक्टिकल नहीं कराऊंगा क्योंकि वो पढ़ के राजी नहीं। नहीं, इनिशियली वो अच्छे आंसर्स कर रहे थे, बट अब क्या हो रहा है, वो बड़े लापरवाह हैं बच्चे। जैसे उन्होंने 8th जो है वो लापरवाही में निकाली होगी, तो अब उन्हें लग रहा है 9th भी वैसे ही चल जाएगी। 9th वैसे चलेगी नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी। एक ही ब्लैक आई, मैं ब्लैक देख रहा हूँ, ये वीडियो ब्लैक दिख रही है। वो आपने एक वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने नोट्स में से पढ़ाया होगा। हाँ, वो रीज़न क्या है कि जब मैं पीछे जो बैकग्राउंड है वो ब्राइट ले रहा हूँ, वाइट बैकग्राउंड आ रहा है, तो मैं डल दिख रहा हूँ। और वैसी बात है, ज़्यादा ब्राइटनेस निकलेगी तो। बाकी वीडियोस सही है। अभी जो कल वाली बनी है वो बेस्ट बनी है अभी तक, बट घर पे वाईफाई नहीं चल रहा था तो वो अपलोड नहीं हो पाई। लास्ट क्लास में आपको कुछ बातें बताई थी मैंने। दोबारा बोलो। अच्छा अच्छा, हाँ जी, हम्म, हाँ बिल्कुल। प्लांट देखो, रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन का मतलब है फूड को ब्रेक डाउन करके एनर्जी बनाना। तो क्या प्लांट को एनर्जी की जरूरत नहीं होती? बिल्कुल होती है। तो इफ दे रिक्वायर एनर्जी तो बिल्कुल उनमें भी रेस्पिरेशन होता है। क्या कह रहे हो? उनके पास छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। बता दो, अब वही पढ़ेंगे सीधा। सबसे पहला टॉपिक ही वही है। देखिए, लास्ट क्लास तक हमने क्या पढ़ा ना, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया कि जो न्यूट्रिशन है ना, ये दो टाइप का होता है। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो टाइप का होता है। द फर्स्ट टाइप इज ऑटोट्रॉपिक, जिसके बारे में हमने काफी सारा डिस्कस किया था। सेकेंड है हेटरोट्रॉपिक, आज डिस्कस करेंगे हेटरोट्रॉपिक के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू डिस्कस अबाउट ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो हमने कहा था वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जब एक ऑर्गेनिज्म अपना खाना क्या करता है, खुद से बनाता है, दैट इज नोन एज ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अपना खाना खुद बना रहा है। अब अगला सवाल ये है, कौन से प्रोसेस से बना रहा है? तो हमने डिस्कस किया था कौन से प्रोसेस से बना रहा है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के बाद हमने एक बात और डिस्कस की थी। हमने डिस्कस किया कि फोटोसिंथेसिस के 3 अलग अलग इवेंट होते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट इवेंट? बताओ, फोटोसिंथेसिस का फर्स्ट इवेंट एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। कि जो क्लोरोफिल है ना, वो लाइट एनर्जी को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। पढ़ो जरा, पढ़ो जरा। 3 इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो पहले क्या कह रहा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ने लाइट एनर्जी को क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया। अब इट कैन नॉट स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, तो सेकंड स्टेप क्या है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन वाटर के मॉलिक्यूल को तोड़कर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाना। लास्ट स्टेप क्या है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। आपको रिएक्शन से ही पता लग जाना चाहिए था। पहले इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, बट अब इसके पास हाइड्रोजन है। तो एज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज टेकिंग प्लेस, so that is known as reduction. So here we have mentioned the reduction of carbon dioxide to carbohydrate. फिर हमने डिस्कस किया that there is no need that these events should occur simultaneously, यानी ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि ना एक साथ हो, जरूरी नहीं है। मान लो एक इवेंट अभी हो रहा है और एक शाम को होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये थे इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसके बाद अब एक बात बताओ मुझे, प्लांट को चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके बाद में हमने एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लिया था। हमने कहा था कि जो डेजर्ट प्लांट है ना, दे टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट। रात में लेते, दिन में नहीं लेते। क्यों? क्योंकि अगर दिन में लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सेस लॉस ऑफ वाटर। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझें। लेट्स सपोज ये एक लीव है,
ठीक है, तो हर एक लीफ पर छोटे छोटे होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं। इन छोटे छोटे पोर्स को क्या कहा जाता है? स्टोमेटा। ये जो स्टोमेटा है दे वर्क लाइक अ एंट्रेंस, एक एंट्रेंस की तरफ वर्क करते हैं। प्लांट को जब भी गैसेस का एक्सचेंज करना पड़ेगा, गैसेस का एक्सचेंज मींस व्हेन अ प्लांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इट रिक्वायर्स कार्बन डाइऑक्साइड, तो इट हैज टू इनहेल कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एनवायरनमेंट, so that a carbon dioxide will enter into the plant by the stomata, and when photosynthesis will be performed some amount of oxygen will be generated. That oxygen has to be transported outside the plant, so that will be also done by stomata, so it help in the exchange of gases. Now apart from the exchange of gases it also perform one other function which is transpiration. Now what is transpiration? Now let's suppose when we talk about plant, a plant takes up the water from the roots. Now the plant has taken up excess water and it do not require that amount of water, then what should a plant do? Yeah, that excess water has to come out of the plant. Now that excess water will also come out of the stomata. So the process of loss of excess water, the process of loss of excess water is also known as transpiration. So when we talk about transpiration or we talk about exchange of gases, both will take place through stomata. Now the question is कि सर अगर stomata से होता है तो why they do not happen regularly? तो you can consider it like stomata ने ना अपने entrance पर दो guards बैठा रखे। Those guards are known as guard cell. Now how it works? Let's suppose this end is one guard cell and this is the other guard cell. The guard cell first of all has kidney shape. They look somewhat this. Now they are the guard cell and this gap in between is known as stomata. Now what happens? The guard cell controls the opening and closing of stomata. How they controls the opening of closing and stomata? Suppose these are the guard cells and the gap, this gap in between is the stomata. Now what will happen? What will happen if the guard cell comes like this? तो are you able to see the stomatal gap? क्या वो stomata दिखाई दे रहा है? क्या वो pore दिखाई दे रहा है? नहीं. But if they move this way, तो क्या अब ये आपको pore दिखाई दे रहा है? Yes. So when they wants to exchange the gases or when they wants to lose excess water, the guard cell come in this manner and stomatal pore open. When they want to close it, they goes in this manner. Now the next question arises कि stomatal ये जो guard cell है इनकी movement हो कैसे रही है? तो ये सबसे important बात है, याद रखना। The opening and closing of stomata is being controlled by guard cells. Is controlled by guard cells and ये जो guard cell हैं ये कैसे control करते हैं? By the process of osmosis. कैसे? ऑस्मोसिस है। जनरली ये 9th और 10th में दोनों में नहीं है टॉपिक, बट मैंने आपको 9th में भी समझाया था अगर आपको याद हो कि बिल्कुल क्या होता है। देखिए सबसे पहले अभी ये स्टोमेटल पोर क्लोज है, ठीक है, बट अब यहाँ पे ना जो लीव है इस लीव के आसपास इस एरिया में वाटर का कंसंट्रेशन बढ़ गया, वाटर का कंसंट्रेशन बढ़ गया। अगर वाटर का कंसंट्रेशन बढ़ गया तो क्या होगा? वाटर विल मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। उस मूवमेंट को क्या कहा जाता है? ऑस्मोसिस। अब जब वाटर सेल के अंदर आएगा तो सेल में वाटर की क्वांटिटी बढ़ रही है। अगर वाटर की क्वांटिटी बढ़ रही है तो सेल का साइज बड़ा होगा छोटा होगा? यानी सेल क्या हो जाएगा? स्वेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वेल। तो पहले ये शेप था, अब ये स्टोमेटा ये जो गार्ड सेल है क्या हो गए? स्वेल। जैसे स्वेल हुए भाई यहाँ पे ओपन हो गया, अब यहाँ से क्या हो रहा है? गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है और जो एक्सेस वाटर है वो बाहर जा रहा है। अब एक्सेस वाटर बाहर जाता गया जाता गया जाता गया जाता गया, एक टाइम आएगा जितना जाना था उतना चला जाएगा। अब इस समय पे जो सेल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन है वो कैसी है? ज्यादा, और बाहर कैसी है? कम। तो सेल क्या करेगा? लॉस ऑफ वाटर। अब ये वाटर लॉस करेगा तो स्वेल करेगा, श्रिंक करेगा, श्रिंक करेगा तो स्टोमेटल पोर क्या हो जाएगा? क्लोज। आपको याद रखना है द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय गार्ड सेल बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है, तो स्टोमेटा के अगर मैं आपसे दो फंक्शन पूछूं that guys what are the function of stomata, so what is the first function of stomata? To help in the
exchange of gases. What is the second function of stomata? Transpiration. How the opening and closing of stomata is being controlled by the guard cell. How they control it? By the process of osmosis. Let us read it from the notes as well. कि notes में क्या लिखा है इसके बारे में. तो notes कह रहे हैं, ध्यान से देखिए notes क्या कह रहे हैं. Notes कह रहे हैं stomata क्या है? These are the tiny pores. Wait a minute. Yes. So what is it saying? It is saying these are the tiny pores present on the leaves. These are the tiny pores present on the leaves through which the exchange of gases and transpiration occur. You can read the function of stomata as well. क्या कह रहा है? कह रहा है the exchange of gases like oxygen and carbon dioxide and transpiration. If you do not know what is transpiration, तो जब अभी notes मिलेंगे आपको तो you can write loss of excess water. Loss of excess water is known as transpiration. Now most important note. क्या कह रहा है? कह रहा है the site of photosynthesis. देखिए आपसे ना 10th क्लास में ना काफी चीजों की साइट पूछी जाएगी. जैसे आप जब रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ोगे तो आपसे कहेगा साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन बताओ, साइट ऑफ इम्प्लांटेशन बताओ. यहाँ पे आता है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस. साइट वर्ड का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? प्लेस, जगह, राइट. सो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस मतलब द प्लेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. वी नो फोटोसिंथेसिस इज परफॉर्म्ड बाय प्लांट्स. Where they perform photosynthesis? They perform photosynthesis in the leaves. But where exactly? Chloroplast. So the site of photosynthesis is chloroplast. Chloroplast क्या होता है? Let me remind you. आप सबने plastids के बारे में पढ़ा है. Plastids में कभी कभी they consist of chlorophyll. कभी कभी उनके पास क्या होता है? Chlorophyll. जब chlorophyll होता है तो they are known as chloroplast. याद आ रहा है कुछ? प्लास्टिड दो टाइप के थे, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट. फिर क्रोमोप्लास्ट के पास जब क्लोरोफिल होता है तो उसे क्या नाम दे दिया जाता है? क्लोरोप्लास्ट. These are the stomatal pores. ध्यान से देखो, ये स्टोमेटल पोर है. गार्ड सेल्स ये रहे दोनों. गार्ड सेल के बीच में जब ये देखो यहाँ से क्या होता है, जैसे ही एक्सेस वाटर इनके अंदर एंटर करता है ये ऐसे स्वेल हो जाते हैं. स्टोमेटल पोर यहाँ पर ओपन हो गया और जैसे ही ये वाटर को लूज करते हैं तो यहाँ पर देखो स्टोमेटल पोर क्या हो गया? क्लोज हो गया. सो दिस इज हाउ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज बीइंग कंट्रोल्ड. ये किस तरीके से कंट्रोल हो रहा है? बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. बेशक यहाँ मेंशन नहीं है ऑस्मोसिस के बारे में, बट यू हैव टू लर्न दैट, रिमेंबर दैट कि ये जो इनटेक एंड आउटटेक का जो प्रोसेस है दिस इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय ऑस्मोसिस. ये हो गई इस टॉपिक की बात. अब सुनो एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आ रहा है. मैं कह रहा हूँ हर एक डायग्राम आपको कवर करना पड़ेगा, हर एक डायग्राम की लेवलिंग कवर करनी पड़ेगी. अभी इस नोट से देखो, पहले तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेते थे कि व्हाट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस. अब पेपर को कॉम्प्लिकेट करने के लिए उन्होंने क्या करा है, ये डायग्राम देते. बच्चे ना ये डायग्राम पढ़कर भी नहीं जाते. अब देखो इस डायग्राम के ऊपर कितना डीप क्वेश्चन दिया उन्होंने. ये डायग्राम आप सबको दिखाई दे रहा है. यहाँ पर एक वर्ड इन्होंने मेंशन कर रखा है क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट में आपको ये क्लोरोप्लास्ट दिख रहे हैं. मैं वो इसको मेंशन करते हैं ए, इस पोर्शन को मेंशन करते हैं बी, इस वाले पोर्शन को मेंशन करते हैं सी और इस वाले पोर्शन को मेंशन करते हैं डी. ये डायग्राम दे देते हैं, लेबलिंग नहीं होती है उसमें, सिर्फ डायग्राम गिवन होता है. कहते हैं कि वेयर डज द फोटोसिंथेसिस मेनली टेक्स प्लेस. फोटोसिंथेसिस मेनली कहाँ हो रही है? ऑप्शन होता है ए एंड बी, बी एंड सी, सी एंड डी या फिर ए एंड डी. कि मेजर फोटोसिंथेसिस कहां पर हो रहा है तो बताओ. ए एंड डी में हो रहा है मेजर फोटोसिंथेसिस. ए बी देखो ए में तो भाई देखो पहली बात तो क्लोरोप्लास्ट, अगर ये क्लोरोप्लास्ट ही है तो देखो थोड़े से हैं. बी में बहुत सारे हैं, सी में भी बहुत सारे हैं और डी में भी थोड़े से ही है. तो मेजर फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रहा है? बी और सी में. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होता है? बी और सी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आप देखोगे ना, अब देखो इतना डीप क्वेश्चन आता है. पहले तो बच्चा डायग्राम नहीं कवर करके जाएगा, ठीक है. डायग्राम कवर करके जाएगा तो लेबलिंग आदि याद नहीं होगी. लेबलिंग भी याद होगी क्लोरोप्लास्ट, तो उसे वहां पे ऐसे नहीं होगा, सीधा दिमाग लगाना पड़ेगा. क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो जहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है वहाँ फोटोसिंथेसिस होगी और क्लोरोप्लास्ट मेनली प्रेजेंट है बी एंड सी.
आराम से देखो, दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ लीफ क्रॉस सेक्शन। कुछ भी मार्क नहीं कर रखा होगा। ये सारी लेबलिंग हटा दो यहाँ से, ये हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो, कोई एरो वेरो भी नहीं होगा, सिर्फ डायग्राम होगा। वो ऐसा होगा, ऐसे कर रखा होगा, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। क्लियर है ये बात सबको? दिस इज ऑल अबाउट ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नाउ वी कैन सिंपली मूव टू द हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रो अच्छा मोड है, इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि हम कर रहे हैं हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म 3 अलग अलग तरह से अपना फूड ऑब्टेन कर सकता है। पहला मोड है सैप्रोफिटिक, दूसरा मोड है होलोजोइक, तीसरा मान ले रहे तुम्हारी बात पैरासिटिक। सैप्रोफिटिक, होलोजोइक और पैरासिटिक। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। देयर आर 2 बेसिक मोड ऑफ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो हमें सबसे पहले समझने हैं। मुझे एक बात बताइए, मैं कह रहा हूं एक ऑर्गेनिज्म है जो पहले फूड को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। क्या करता है? पहले फूड को ब्रेक डाउन करता है और ब्रेक डाउन करने के बाद क्या करता है, उस फूड का इनटेक करता है। भाई कैसे सर? आप मुझे एक बात बताओ, कोई फॉरेस्ट के अंदर लेट्स सपोज देयर इज एनिमल जो डेड हो गया, अब उसके ऊपर कीड़े लग जाते हैं, क्या वो कीड़े पहले उस ऑर्गेनिज्म को खा रहे हैं? नहीं, वो पहले उसे क्या कर रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं, छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर रहे हैं और उसके बाद उससे अपने न्यूट्रिशन को क्या कर रहे हैं, ऑब्टेन कर रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम डीकंपोजर्स के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? डीकंपोजर्स। तो डीकंपोजर्स क्या करते हैं, पहले फूड को ब्रेक डाउन करते हैं और उसके बाद फूड का क्या करते हैं, इनटेक। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म उल्टा काम करते हैं, पहले फूड का क्या करते हैं, इनटेक, और बॉडी के अंदर क्या करते हैं, ब्रेक डाउन। आप बोलो, आप इन दोनों में से कौन सा काम करते हो? पहले आप इनटेक कर रहे हो, आपने खाना खा लिया और आपके बॉडी में ना स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है, सारा डाइजेशन का काम हो रहा है। तो भाई 2 तरीके के ऑर्गेनिज्म हमने डिस्कस किए। पहला जो फूड को पहले क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, यानी बाहर ही उसने सारा काम कर लिया ब्रेक डाउन का, और ब्रेक डाउन करने के बाद उस फूड का क्या कर लिया, इनटेक कर लिया। और दूसरे ऑर्गेनिज्म ने क्या करा, दूसरे ऑर्गेनिज्म ने पहले फूड का इनटेक करा और इनटेक करने के बाद फूड का क्या करा, ब्रेक डाउन करा। बोलो सबको बात क्लियर है? ठीक है, 1 मिनट रुको जरा। क्या लगाता हूँ? नहीं, आज इस बार पहली बार चेंज करिए, पिछले नोट्स पे देख लेना, दूसरी आज ही तो चेंज करिए। अरे बस ध्यान से देखो। When we talk about सैप्रोफिटिक, तो पहले इनटेक किया, फिर क्या किया, पहले क्या करा, ब्रेक डाउन किया, फिर क्या किया, इनटेक किया। लेकिन हम लोग ने क्या किया, पहले इनटेक किया, फिर क्या किया, ब्रेक डाउन। तो वी बिलोंग टू होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और जो दूसरा मोड है वो है सैप्रोफिटिक। लेकिन कभी कभी क्या हुआ, कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, एक दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं, उसे एज अ होस्ट बनाकर और उससे अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। भाई मैंने कहा इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है लाइस। जुएं होती है सर के अंदर, वो क्या करती हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर रह रहे हैं और उससे अपना फूड क्या कर रहे हैं, ऑब्टेन। वंस द ऑर्गेनिज्म इज डेड, क्या वो वहां रहेंगे? नहीं, वो वहां से निकल जाएंगे। इसके और एग्जांपल होते हैं, अर्थवॉर्म्स होते हैं, कुछ इंटेस्टिनियल वॉर्म्स होते हैं, जो ये वॉर्म्स जो होते हैं ये इंटेस्टाइन के अंदर जाकर रहेंगे, वहां पर ग्रो करेंगे और उसको डैमेज करना स्टार्ट करेंगे, उससे न्यूट्रिशन ऑब्टेन करेंगे। तो पैरासिटिक मतलब जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म पे कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट अपने फूड के लिए, दैट इज पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर हम बात करें होलोजोइक मींस दोज ऑर्गेनिजम्स who intake the food first and digest the food inside the body. When we talk about saprophytic, that means the decomposers, they break down the food outside the body and then intake it. So these are the 3 mode of heterotropic nutrition. नोट्स सबको मिल गए हैं? एक बार फटाफट से नोट्स में से इन तीनों को गो थ्रू करो, फटाफट से गो थ्रू करो और बताओ जो हमने पढ़ा है क्या वही लिखा है?
यस, हम्म, नहीं, सिम्बायोटिक इज अ रिलेशनशिप। वो एक ऐसा रिलेशन होता है व्हेन टू ऑर्गेनिजम्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन वन अनदर। जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट आवर सेंटर, तो यू गाइस डिपेंड ऑन आवर सेंटर एंड आवर सेंटर डिपेंड्स ऑन you guys, so that is a symbiotic relationship when both the organisms are dependent on one another. अच्छा एग्जांपल है। डीकम्पोजर्स नहीं देखे आपने? जैसे कोई डेड एनिमल होता है उसके ऊपर कीड़े लग जाते हैं छोटे छोटे, तो दैट आर नोन एज डीकम्पोजर्स। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, पहले उस ऑर्गेनिज्म को ब्रेक कर रहे हैं, उसके जो भी स्किन है, जो भी अंदर का जो सब मटेरियल है वो सब ब्रेक कर रहे हैं, उसके बाद उसको क्या कर रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं। पढ़े एक बार फटाफट से पढ़ लें। डेड नहीं नहीं नहीं, यो पैरासिटिक वायरस इज फॉर श्योर पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म, लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं है, ये दोनों केसेस में लिविंग नहीं है। चलिए पढ़ लें एक बार फटाफट से। तो कहा गया भाई द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच फूड इज ब्रेक डाउन आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर ब्रेक डाउन करे एंड देन इट इज इनटेकन, देन इट इज टेकन, उसके बाद उसे लिया जाए, ऐसे मोड को क्या कहा जाता है, सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑल द डीकम्पोजर्स फॉलो सेप्रोफिटिक, जो सभी डीकम्पोजर्स होते हैं वो सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट कम होलोजोइक, होलोजोइक में ह्यूमन बीइंग भी आ जाते हैं, होलोजोइक में अमीबा भी आ जाता है। अमीबा भी तो यही कर रहा है। अमीबा भाई क्या करता है, आप सबने अमीबा का डायग्राम पढ़ा होगा, ये अमीबा का डायग्राम है। वो पहले फूड को क्या करता है, इनटेक करता है, उसके बाद क्या करता है, ब्रेक कर जो वेस्ट है उसे बॉडी से बाहर निकाल देता है। तो अमीबा भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही करता है। क्या कह रहा है, कह रहा है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच व्हेन ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द फूड इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, अपने ही बॉडी के अंदर फूड को ब्रेक डाउन करे, ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कहा जाता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑल द एनिमल्स फॉलो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो भी एनिमल्स हैं, सारे के सारे एनिमल कौन सा मोड फॉलो करते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक हमने डिस्कस किया, जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को होस्ट बना के उसके ऊपर रहा जाए, तो क्या कहा, कह रहा है भाई द मोड ऑफ न्यूट्रिशन व्हेन एन ऑर्गेनिज्म लिव इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। भाई मैंने कहा इनसाइड भी रह सकता है, इनसाइड कैसे रह सकता है, जैसे वॉर्म्स हैं, इंटेस्टाइनल वॉर्म्स होते हैं, वो इंटेस्टाइन के अंदर रहते हैं, या बाहर भी रह सकता है, जैसे लाइस है, ठीक है, तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे रहे एंड टेक अप फूड फ्रॉम देम, और उनसे फूड ऑब्टेन करे, ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल क्या है इसका, कसकटा और लाइस। कसकटा एक प्लांट होता है, हिंदी में इसे अमर बेल के नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म। अच्छा, न्यूट्रिशन इन अमीबा, ये बड़ा अच्छा टॉपिक है, ठीक है, यहाँ पे इसके 5 स्टेप्स आएंगे बड़े इंपॉर्टेंट, तो ध्यान से समझेंगे इसे। यस, प्लांट अमर बेल है, नहीं बेसिकली ये प्लांट क्या करता है कि जिस भी प्लांट के ऊपर ग्रो कर रहा है, जैसे किसी दूसरे ट्री के ऊपर ग्रो कर रहा है, तो ये उसी से ही अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता रहेगा। भाई वो है तो है। चलिए, न्यूट्रिशन इन अमीबा क्या कह रहा है, अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है एंड फॉलोज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है, ये सब हम जानते हैं कि अमीबा अपना खाना कौन से प्रोसेस से ऑब्टेन करता है, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का दूसरा नाम याद है किसी को, फैगोसाइटोसिस। एंड द प्रोसेस बाय व्हिच इट एक्सपेल्स द वेस्ट, और जो वेस्ट बाहर निकालता है वो एक्सो। देखो, एंडो मतलब एंटर, एंडोसाइटोसिस मतलब फूड को इनटेक करना, एक्सो मतलब एग्जिट, एक्सोसाइटोसिस मतलब फूड को बाहर निकालना, वो वेस्ट को बाहर निकालना, एक्सोसाइटोसिस। ये डायग्राम हम सबको बनाना आता है, ठीक है ना। इस पर आओ जरा। When we talk about steps of holozoic mode of nutrition, देखिए हम भी तो holozoic mode of nutrition कर रहे हैं, तो अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हम जो holozoic mode of nutrition कर रहे हैं, इसके क्या क्या स्टेप्स है जो हम फॉलो करते हैं। What is the first step? सबसे पहले आप खाना खाते हैं तो दैट इज नोन एज इंजेशन, कि फूड इनटेक हुआ, उसके बाद आप क्या करते हो, डाइजेशन,
यही तो कर रहे हो। पहले आपने इनटेक किया, फिर आपने क्या किया, डाइजेस्ट किया। तो देखो पहले दो स्टेप्स यहां से देखो, यहां पर फर्स्ट स्टेप इज इंजेशन। इंजेशन में क्या कह रहा था, प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, फूड को इनटेक करना इज नोन एज इंजेशन। देन कम्स डाइजेशन। डाइजेशन में क्या कह रहा है, द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को ब्रेक डाउन करना। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इससे काम बन जाएगा? आपने खाना खा लिया, खाना खा के ना आपने उस फूड को ब्रेक डाउन करा और उससे एनर्जी बना ली, ठीक है, लेकिन वो एनर्जी तो अभी वहीं पर प्रेजेंट है जहां पर बनी है। उस एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। तो थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन, की जो भी एनर्जी बनी है उसे आप क्या करो, एब्जॉर्ब करो। अच्छा, मैंने खाना खाया, खाने को डाइजेस्ट किया और एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। अब उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर बात बन जाएगी क्या? नहीं, उस एनर्जी को यूज भी तो करोगे। एनर्जी का यूज करोगे नहीं करोगे? खाना क्यों खाया भाई, खाना खाकर एनर्जी को यूज करना है। घर पे खाना खाया, यहाँ आके आपको पढ़ा रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो रहा है, यूसेज हो रहा है। तो दैट प्रोसेस इज नोन एज एसिमिलेशन। उसे क्या बोला जाता है, एसिमिलेशन। और एसिमिलेशन के बाद जब ये सारे स्टेप्स हो जाएंगे, क्या कुछ ना कुछ वेस्ट नहीं जनरेट होगा? बिल्कुल जनरेट होगा। उस वेस्ट को बाहर निकालने को हम क्या बोलते हैं, इजेशन। क्या बोलते हैं, इजेशन। तो याद रखना, ये पांचों के पांचों स्टेप्स आपसे सिर्फ और सिर्फ एक नंबर में पूछे जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ एक नंबर में पूछे जाएंगे। पहला स्टेप क्या है, इंजेशन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड। दूसरा स्टेप क्या है, डाइजेशन, द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ने ब्रेकडाउन करना। थर्ड है एब्जॉर्प्शन, जो भी एनर्जी बनी है उसे क्या करना, एब्जॉर्ब करना। फोर्थ स्टेप क्या है, एसिमिलेशन। नाउ व्हाट इज एसिमिलेशन, द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी का यूज करना किस काम के लिए, वर्क करने के लिए, ग्रो करने के लिए, या रिपेयर करने के लिए। बॉडी में जो चोट लगी है, कुछ डैमेज होगा, उसे रिपेयर करने के लिए, दैट इज नोन एज एसिमिलेशन। और इन सभी समय पर जो वेस्ट जनरेट होगा, उस वेस्ट को बाहर निकालना इज नोन एज इजेशन। कोई डाउट लग रहा है? ठीक है गाइस, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो, ठीक है। ये तो हो गए स्टेप्स ऑफ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हमने यस एब्जॉर्प्शन, देखो यू आर इनटेकिंग फूड, माउथ से खा रहे हो, ठीक है, और इसोफेगस से जा रहा है स्टमक में, स्टमक से जा रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद फूड क्या हो रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक कौन सा स्टेप हो चुका है, इंजेशन हो चुका है। अभी कौन सा स्टेप चल रहा है, डाइजेशन। जब डाइजेशन होगा तो डाइजेस्ट होने के बाद एनर्जी बनेगी, डाइजेस्टेड फूड मतलब एनर्जी, एनर्जी बनेगी। वो एनर्जी कहाँ बनेगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर उस एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, ताकि एब्जॉर्ब कर जगह तक पहुंचाया जा सके। खाना तो स्मॉल इंटेस्टाइन में गया था, मैं मूव अपने हैंड को कर रहा हूँ, तो इस हैंड तक एनर्जी को लेकर आना पड़ेगा। यानी जो स्मॉल इंटेस्टाइन में एनर्जी बनी है उसे क्या करना पड़ेगा, पहले एब्जॉर्ब कर इन सभी जगह तक पहुंचाना पड़ेगा, राइट। तो दैट इज दैट प्रोसेस की एब्जॉर्प्शन, मतलब जो भी एनर्जी बनी उस एनर्जी को क्या कर लेना, एब्जॉर्ब कर लेना, सोख लेना, इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। देन कम्स एसिमिलेशन। ये एनर्जी अब अपने टारगेट पोर्शन पर पहुंच चुकी है, अब उसका क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। तो यूसेज ऑफ एनर्जी इज नोन एज एसिमिलेशन। और जब इस पूरे प्रोसेस के टाइम पर जो भी वेस्ट जनरेट होगा, उस वेस्ट को बाहर निकालने को हम क्या बोलते हैं, इजेशन। बोलो क्लियर है? श्योर? बढ़े आगे। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा न्यूट्रिशन दो टाइप का है, ऑटोट्रॉपिक और हाइड्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या था, इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। हाइड्रोट्रॉपिक में हमने देखा कि तीन तरीके के हाइड्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, होलोजोइक, पैरासिटिक और सेप्रोफिटिक। तीनों में हमने डिफरेंस पढ़ लिया। फिर हमने पढ़ा ह्यूमन बीइंग होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑप्ट करता है, अमीबा भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही ऑप्ट करता है। और फिर हमने होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के स्टेप्स पढ़े। तो दीज 5 आर द स्टेप्स ऑफ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हम हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक न्यूट्रिशन का स्टार्ट करने जा रहे हैं, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। बहुत कम टाइम है हमारे पास, ठीक है, कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा कर लें। देखिए, जब हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग पढ़ना चाहते हैं तो हमें ना ह्यूमन बीइंग के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। मैं आपको एक रफली बताऊं तो सबसे पहले जो फूड है, एक बिल्कुल रफ मैं आपको एक पाथ बता रहा हूं कैसे जाता है। तो फूड एंटर करता है थ्रू माउथ, माउथ के बाद इट मूव्स टू फूड पाइप। माउथ में काफी सारा काम हो रहा है,
क्या क्या काम हो रहा है, च्यूइंग हो रही है, सलाइवा मिक्स हो रहा है, अलग अलग और भी काम हो रहे हैं, डिस्कस करेंगे। फूड पाइप के बाद इट मूव्स टू स्टमक, फिर स्टमक में कुछ काम होगा। स्टमक के बाद ये कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा डाइजेशन होता है, सारा फूड जो डाइजेस्ट होगा दैट विल अकर इन स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बन जाएगा वो कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद एनएस के थ्रू ये बॉडी से क्या हो जाएगा, एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। ये सब तो पार्ट्स हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके सिवा यहाँ पर कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड्स होते हैं। ग्लैंड्स क्या होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ग्लैंड कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं, कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं दैट रिलीजेस सम केमिकल्स। क्या करते हैं, कुछ ना कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं। बेसिकली यहाँ पे आप अलग अलग ग्लैंड्स के बारे में पढ़ोगे। जैसे आपको बताया जाएगा माउथ में जो इंपॉर्टेंट रोल है वो किसका है, सलाइवरी ग्लैंड का। किसका है, सलाइवरी ग्लैंड का। सलाइवरी ग्लैंड क्या करता है, नाम से ही पता लग रहा है, सलाइवा सिक्रीट करता है। जो ये ग्लैंड्स है जो ये केमिकल सिक्रीट कर रहे हैं, इन केमिकल्स के अंदर कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे। डाइजेस्टिव एंजाइम, पहले एक बार अटेंडेंस बोल दीजिए। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। ग्लैंड्स क्या हैं, ग्लैंड्स ऐसे पार्ट्स हैं जो कुछ ना कुछ केमिकल रिलीज करते हैं और उन केमिकल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डाइजेस्टिव एंजाइम्स मतलब ऐसे केमिकल्स जो क्या कर रहे हैं, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने पढ़ा सबसे पहले माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड है जो सलाइवा सिक्रेट करेगा। फिर आपको याद करना पड़ेगा सलाइवा के अंदर कौन सा डाइजेस्टिव एंजाइम है। उसके बाद आप आगे बढ़ोगे, आप फिर स्टमक में आओगे तो स्टमक के अंदर एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिस ग्लैंड का नाम होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड का फंक्शन पढ़ोगे। फिर लिवर भी एक ग्लैंड है, पेनक्रियाज कुछ केमिकल सिक्रेट करता है। ये सब डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले ना आप ये डायग्राम को अच्छे से देख लो। देखिए सबसे पहले क्या आया, माउथ। माउथ के बाद यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है, टंग। ठीक है, यहीं पर एक ग्लैंड आ जाएगा जिसका नाम क्या पढ़ा हमने, सलाइवरी ग्लैंड। देन ओइसोफेगस, ओइसोफेगस इज द फूड पाइप। तो फूड एंटर करा थ्रू माउथ, माउथ से एंटर करने के बाद इट मूव्स थ्रू ओइसोफेगस। ओइसोफेगस से होता हुआ कहाँ आ रहा है, स्टमक। अब स्टमक के अंदर बड़ा ही कमाल का काम होने वाला है, थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक ग्लैंड आएगा, क्या नाम है उस ग्लैंड का, गैस्ट्रिक ग्लैंड। वो कुछ केमिकल सिक्रेट करेगा, सभी केमिकल्स का अलग अलग काम होगा। उसके बाद ये जो फूड है वो यहाँ जाएगा और यहाँ से कहाँ एंटर करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये तो बड़े वाला है, ये बाहर जो दिख रहा है लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन है ये वाला सारा। तो फूड यहाँ एंटर करेगा और यहाँ पर कौन आ गया, लार्ज इंटेस्टाइन। याद रखना यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी आ रही है, जैसे डायफ्राम आ रहा है, गॉल ब्लैडर आ रहा है, लिवर आ रहा है, पेनक्रियाज आ रहा है। इन सबका अपना अपना काम होता है, अपेंडिक्स का भी अपना काम होता है। ठीक है, फूड आया स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहाँ पे सारा डाइजेशन हुआ। डाइजेशन होने के बाद यहाँ से किधर चला गया, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में जो भी एक्स्ट्रा वाटर एब्जॉर्ब किया जा सकेगा वो ये एब्जॉर्ब करेगा और एनएस के थ्रू वेस्ट क्या हो जाएगा, बॉडी से बाहर आ जाएगा। मैं आपसे ना कंसेप्ट याद रखने की अभी उम्मीद नहीं रखता हूँ क्योंकि मैंने अभी आपको डीपली पढ़ाया नहीं है, तो सिर्फ मैंने एक ओवरव्यू दिया। मैं बस ये चाहता हूँ कि आप सबको पता होना चाहिए कि आपकी जो बॉडी है, जो आप न्यूट्रिशन की बात करें, जो एलिमेंट्री कैनाल है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो ये सबको याद हो गया, माउथ है, टंग है, ओइसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है और एनएस है, और जो भी वेस्ट होगा वो बॉडी से
बाहर आ जाएगा थ्रू एनएस। यहाँ पे गॉल ब्लैडर होता है, लिवर भी आता है, पैनक्रियाज आता है, डायफ्राम आता है, अपेंडिक्स आता है। कोई दिक्कत लग रही है तो बताओ, पढ़ें इसके बारे में। यस, कोई पूछ रहा है कुछ? नहीं, ठीक है। आप अब वन बाय वन इनके बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जितना टाइम है, जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले फूड एंटर थ्रू माउथ। माउथ में दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन माउथ आर टीथ। बोलो टीथ का क्या फंक्शन है? देखो पहले तो 4 अलग अलग तरीके के टीथ होते हैं, बताओ कौन कौन से होते हैं? ठीक है, वेरी गुड। इंसीजर्स, कैनन्स, मोलर एंड प्रीमोलर, सबका अपना अपना फंक्शन होता है। ये क्या कर रहे हैं? फूड की ना चर्निंग में मदद कर रहे हैं, फूड को ब्रेक डाउन में मदद कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर प्रेजेंट होता है एक ग्लैंड, वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड, क्या नाम है? सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड क्या करता है? सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट करता है सलाइवा। क्या सिक्रीट करता है? सलाइवा। सलाइवरी ग्लैंड सिक्रेट्स सलाइवा। जो ये सलाइवा है, इसके अंदर एक डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट है। सलाइवा के अंदर एक डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट है, जिस डाइजेस्टिव एंजाइम का नाम क्या होता है? अमाइलेज। क्या नाम होता है? अमाइलेज। आप इसे सलाइवरी अमाइलेज के नाम से बुलाएंगे। क्या इस नाम से बुलाएंगे? सलाइवरी अमाइलेज। याद रखना है, माउथ कंसिस्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है? सलाइवा। सलाइवा के अंदर एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जिसका नाम क्या होता है? अमाइलेज। जो ये अमाइलेज है, याद रखना ध्यान से, ये क्या करता है? ये कन्वर्ट करता है स्टार्च को शुगर में। किसको कन्वर्ट करता है? स्टार्च को शुगर में। कई जगह लिखा होगा सुक्रोज में कन्वर्ट करता है, माल्टोज में कन्वर्ट करता है। दे आर फॉर्म ऑफ शुगर। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे जो यहाँ से पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा, वेयर डज द इनिशियल डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस। कि जो फूड का डाइजेशन है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? बताओ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? माउथ से। याद रखना है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? माउथ से। फूड स्टमक में जाकर डाइजेस्ट होना स्टार्ट नहीं हो रहा, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? माउथ से। कैसे डाइजेस्ट होता है? सलाइवरी ग्लैंड होता है। सलाइवरी ग्लैंड क्या सिक्रेट करता है? सलाइवा। सलाइवा क्या करता है? अमाइलेज। सलाइवा के अंदर सलाइवरी अमाइलेज होता है जो स्टार्च को कन्वर्ट करता है शुगर में। एक ना नोट छूट गया हमारा, एक नोट छूट गया जो हमें पहले से ही पढ़ना चाहिए था इन इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस के जस्ट ऊपर। अच्छा एक बात बताओ, जो प्लांट है क्या वो सारा का सारा जो भी फूड जनरेट करेगा वो उसी समय यूटिलाइज कर लेगा? नहीं, उसको कुछ फूड को क्या करना पड़ेगा? स्टोर। क्या आप सारा का सारा फूड को यूटिलाइज कर लेते हो? नहीं, आप भी क्या करके रखते हो? स्टोर। सुबह खाना खाया तो अभी तक एनर्जी है, यानी फूड को क्या कर रखा है? स्टोर। तो याद रखना, द कार्बोहाइड्रेट, वो कार्बोहाइड्रेट जो डायरेक्टली यूज नहीं होता, प्लांट उसको किस फॉर्म में स्टोर करके रखता है? स्टार्च। और हम किस फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं? ग्लाइकोजन। किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन। प्लांट अपना खाना स्टोर करके रखता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, और हम किस फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं? ग्लाइकोजन। हम ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं। तो जब आपने किसी प्लांट को इंटेक किया तो आपको ऑब्वियसली बात है, प्लांट ने किस फॉर्म में फूड स्टोर किया था? स्टार्च। तो आपको क्या मिलेगा? स्टार्च। माउथ में सलाइवरी अमाइलेज ने उस स्टार्च को कन्वर्ट कर दिया शुगर में, या कह दो सुक्रोज में, या कह दो माल्टोज में। क्लियर है ये बात सबको? अच्छा, कभी अब ये शुगर क्या है, कभी आपने ऐसा कुछ फील किया? आज घर जाके करना, जब रोटी खाओगे ना तो सब्जी मत लेना, एक बड़ी बाइट लेना रोटी की और उसे ज्यादा देर तक मुंह में चबा के देखना। सिर्फ एक रोटी की बाइट लेना और मुंह में चबा के देखना मीठा स्वाद आने लगेगा 1-2 मिनट बाद। अब वो मीठा स्वाद कहाँ से आ रहा है? असल में जो आपने रोटी खाई दैट कंसिस्ट ऑफ स्टार्च, उसमें क्या था? स्टार्च। और जब आपके माउथ में अमाइलेज आया, अमाइलेज ने उस स्टार्च को किसमें कन्वर्ट कर दिया? शुगर। और आपको थोड़ी देर बाद मीठा लगने लगा। आज घर पे जाके करके देखना, जब खाना खाओगे एक बड़ी बाइट लेना, सादी बाइट, और उसे लगातार च्यू कर देखना, तो स्टार्च जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा। बोलो कोई प्रॉब्लम लग रही है यहाँ तक? स्टार्च शुगर में कन्वर्ट हो गया। अब फूड यहाँ से नीचे मूव कर रहा है, यानी कि माउथ से कहाँ जा रहा है? फूड पाइप में जा रहा है और इसोफेगस में जा रहा है। आप एक बात बताओ,
आप सबके घर में पाइपलाइंस होंगी, सीवेज सिस्टम की पाइपलाइंस है, क्या वो कभी भी ब्लॉक नहीं हुई है? काफी बार ब्लॉक हो जाता है। तो जब ये फूड इस ओइसोफेगस से होता हुआ नीचे जा रहा है, यानी ओइसोफेगस ना, मुझे ना बड़ा छोटा सा पाइप नजर आता है, आप मुझे बताओ ये तो कितना छोटा सा पाइप है। हो सकता है जब हम इतनी भयानक भयानक चीजें खा रहे हैं तो वो इस छोटे से पाइप के अंदर क्या हो जाए, स्टक हो जाए, अड़ जाए कहीं पर। पॉसिबल है या नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करें? तो जो ये फूड पाइप होता है, जो ओइसोफेगस होता है, इसके अंदर एक पर्टिकुलर टाइप की मूवमेंट होती है, जिन मूवमेंट को क्या कहते हैं, पैरासिलेटिक मूवमेंट। ये पैरासिलेटिक मूवमेंट क्या है? ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन है। अब ये क्या हो रहा है, आप समझना मेरी बात को। ये फूड ना यहाँ से नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, ध्यान से देखो, फूड यहाँ से नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। अब ये जो मूवमेंट है ना, क्या कर रही है, इसे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट, ये ओइसोफेगस है, ओइसोफेगस को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फूड आ रहा है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फूड को क्या करेगा, नीचे की तरफ पुश करेगा, और जब रिलैक्स करेगा तो फूड को ज्यादा जगह मिलेगी, तो फूड ग्रेविटी की वजह से और नीचे जाएगा। फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर फूड को नीचे पुश करेगा, रिलैक्स करेगा, ज्यादा जगह मिलेगी, फूड फिर से नीचे जाएगा। तो ये मूवमेंट क्या करती है, ये मूवमेंट हेल्प करती है, हेल्प्स द फूड टू मूव डाउनवर्ड, हेल्प्स द फूड टू मूव डाउनवर्ड्स। अगर ये मूवमेंट नहीं होंगी तो फूड का जो डाउनवर्ड मूवमेंट है ये अच्छे से नहीं हो पाएगा। एक बार फटाफट नोट्स ओपन करो और इन पॉइंट्स को जल्दी से ध्यान से गो थ्रू करते हैं। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग एक टॉपिक होगा। पढ़े जरा, क्या कह रहा है, ह्यूमन बीइंग आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स, दे हैव कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम, द डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ एन एलिमेंट्री कैनल एंड सम ग्लैंड्स, कुछ ग्लैंड्स होते हैं। ठीक, अगले पेज पर आओ, कह रहा है द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो मैंने भी सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर ही तो समझाया। मैंने कहा जो स्ट्रक्चर है इसमें एक है एलिमेंट्री कैनल। एलिमेंट्री कैनल में देखो क्या क्या होता है, माउथ, ओइसोफेगस, स्टमक, माउथ, ओइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। फिर कुछ ग्लैंड्स हैं, सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लिवर भी एक ग्लैंड होता है, एंड पेनक्रियास। फिर देखो माउथ के बारे में पढ़ना स्टार्ट करा हमने माउथ के बारे में डिस्कशन किया। हमने कहा माउथ के पास ना दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, एक तो टीथ है, एक टंग है। अच्छा, टीथ का फंक्शन तुमने डिस्कस कर लिया, चटनी को, फूड को च्यू करने में मदद कर रहा है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टंग? टंग का फंक्शन क्या है? नहीं, टेस्ट, अरे नहीं, टेस्ट कोई फंक्शन थोड़ा। देखो अब जब ये आप सलाइवा, ये आ रहा है सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा आ रहा है, उसको फूड में मिक्स करने के लिए कौन जरूरी है? टंग। टंग क्या करता है, सलाइवा को फूड में मिक्स करने में मदद करता है। सलाइवा फूड में मिक्स होगा, एक तो काम करेगा स्टार्च को कन्वर्ट करेगा शुगर में, और दूसरा काम क्या करेगा, जो ये सलाइवा है ये फूड को स्लिपरी बनाएगा। कैसा बनाएगा? स्लिपरी, ताकि उसका जो मूवमेंट है, फर्दर जो मूवमेंट है वो आसानी से हो पाए, इजी मूवमेंट हो। तो पढ़ो जरा, क्या कह रहा है, माउथ और बक्कल कैविटी, कह रहा है द माउथ हैज टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड। माउथ में क्या है? टीथ है, टंग है, सलाइवरी ग्लैंड। द टंग हैज गस्टेटरी रिसेप्टर्स, जैसा आपने बताया टंग क्या कर रहा है, टेस्ट करने में मदद कर रहा है। याद रखना, गस्टेटरी रिसेप्टर और गस्टेटरी ग्लैंड, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। गस्टेटरी रिसेप्टर में एक वर्ड आया रिसेप्टर्स, कोई जानता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म रिसेप्टर्स? बताओ, रिसेप्टर्स क्या होते हैं? रिसेप्टर्स हमारी बॉडी के ऐसे पार्ट्स होते हैं जो इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन गैदर करने में हमारी मदद करते हैं। बेसिकली जो भी सेंस ऑर्गन्स है, हाउ मेनी सेंस ऑर्गन डू वी हैव? 5। 5 सेंस ऑर्गन्स में 5 तरीके के रिसेप्टर्स होते हैं। पहला सेंस ऑर्गन बताओ कौन सा होता है? आईज। आईज के अंदर फोटो रिसेप्टर होता है। दूसरा बोलो? नोज।
नोज के अंदर ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होता है, और ईयर्स के अंदर फोनो रिसेप्टर, स्किन के अंदर थिग्मो रिसेप्टर, और टंग सबसे इंपॉर्टेंट भूल गए जिसके बारे में डिस्कशन चल रहा है। टंग के अंदर कौन से रिसेप्टर्स होते हैं? गस्टेटरी टंगो रिसेप्टर, टांगो रिसेप्टर बना दो उसे तुम। गस्टेटरी रिसेप्टर कौन से रिसेप्टर होते हैं? गस्टेटरी रिसेप्टर्स। तो पढ़ो जरा। द टंग, ये टेस्ट करने में मदद करते हैं। द टंग हैज गस्टेटरी रिसेप्टर विच perceives the sense of taste. The tongue help in turning over the food, obviously बात है फूड को टर्न करता है, so that saliva can mix in it, ताकि उसमें क्या मिक्स हो सके? सलाइवा। क्या रहा है? The teeth help in breakdown of food into smaller pieces, so swallowing of food becomes easier, यानी फूड को इजी से सोलो किया जा सके, आगे मूवमेंट की जा सके। अब सलाइवरी ग्लैंड का फंक्शन, सलाइवरी ग्लैंड का फंक्शन हमने पहले से ही पढ़ लिया है। सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रीट करता है, जिसके अंदर क्या होता है? अमाइलेज। अमाइलेज क्या करता है? स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। पढ़ते हैं। कह रहा है सलाइवा मेक्स द फूड अ लिटिल स्लिपरी, ऑब्वियसली बात है स्लिपरी बनाएगा, सो दैट द फूड कैन इजिली मूव इन इसोफेगस, इसोफेगस में फूड इजिली मूव हो सके। इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेज। इसके अंदर एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जिसका नाम क्या होता है? सलाइवरी अमाइलेज, दैट कन्वर्ट स्टार्च इनटू सुक्रोज। मैंने कहा सुक्रोज लिखो, माल्टोज लिखो, शुगर लिखो, सबका मतलब सेम। एक नोट है, बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है। द इनिशियल डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन माउथ। इनिशियल डाइजेशन कहाँ पर हो रहा है? माउथ। अच्छा, अभी मेरे मन में एक सवाल आता, दो सवाल आते हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि भाई देखो, जब आप फूड को इनटेक कर रहे हो तो हो सकता है खाना खाते खाते विंड पाइप में चला जाए, पॉसिबिलिटी है नहीं है? बिल्कुल। तो वो ना जाए उसके लिए क्या करें? तो फूड पाइप के ऊपर एक विंडो लाइक कवरिंग है। मान लीजिए वो फूड पाइप है, तो ये विंडो लाइक कवरिंग है ना, इसे विंड पाइप है सॉरी, उसने विंडो लाइक कवरिंग ने उसे ऐसे कवर कर रखा है, ठीक है। जब एयर का मूवमेंट होता है, एयर आएगी तो ये ऐसे फ्लैप होकर खुल जाएगा, फिर बंद हो जाएगा, फिर खुल जाएगा, फिर बंद हो जाएगा। तो जब आप बोलते हो तो एयर का एक्सचेंज होता ही नहीं होता बोलते समय, तो तब ये मेम्ब्रेन हट जाएगी और वैसे ही बंद हो जाएगी। कहते हैं खाना खाते हुए ना बोलना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप खाना खाते हुए बोलोगे तो जो मेम्ब्रेन है इसका नाम होता है एपिग्लोटिस। क्या नाम होता है? एपिग्लोटिस। तो ये एपिग्लोटिस जो है ये अपनी जगह से ऐसे हट जाएगी, और अपनी जगह से हट जाएगी तो क्या होगा? फूड का यहाँ जाने के चांसेस रहेंगे। तो बोला जाता है खाना खाते हुए नहीं बोलो ताकि एपिग्लोटिस ना हो। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपिग्लोटिस? एपिग्लोटिस प्रिवेंट द फूड एंटरिंग इनटू द विंड पाइप। विंड पाइप के अंदर फूड एंटर ना करे, कौन इंश्योर करता है? एपिग्लोटिस। पढ़ो जरा। कह रहा है इट इज अ मेम्ब्रेन दैट कवर्स विंड पाइप व्हेन फूड इज टेकन फ्रॉम इसोफेगस टू प्रिवेंट द फूड टू एंटर इनटू द विंड पाइप। ये फूड को विंड पाइप में एंटर करने से बचाता है। इसोफेगस के बारे में चला गया तो खांसी आने लगती है, बाहर आ जाता है। अभी कोई आप में से रिसेंटली बता रहे थे किसी के लंग्स में से कुछ मिला? कौन बता, क्या बता रहे थे? क्या मिला? पौधा ही निकल आया पूरा, तो मर गया? सच बताओ। बिग पीस ऑफ, अच्छा हाँ, कुछ मूवीज वगैरह में भी दिखाते हैं। इफ यू हैव सीन दैट सीन कि वो कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी रहे होते हैं तो कुछ हो जाता है, यहाँ पर कुछ फंस जाता है, वो प्रेशर मारते हैं, यहाँ से दबाते हैं चेस्ट तो एकदम से निकल आता है। तो दैट इज द सेम सिनेरियो। चलो, अलग अलग मूवीज में अलग अलग सीन होते हैं। मैंने कभी देखा है एक कोई, मुझे ठीक से ध्यान नहीं आ रहा, शायद नारियल पानी पीते हुए जा रहा था, कुछ वो दिखाते गांव जैसा उसका वो होता है, थोड़ा पुराने ज़माने का दिख रहा होता है, तो सब पहले मजाक उड़ा रहे होते हैं, फिर वही जाकर बचाता है तो हीरो बन जाता है। तो कुछ भी मूवीज में तो कुछ भी फंसा देते हैं। इसोफेगस क्या कह रहा है? इट इज ऑल्सो नोन एज फूड पाइप, हेल्प्स इन टेकिंग द फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक। ये फूड को कहाँ से कहाँ तक लेकर जाता है? माउथ से स्टमक विद द हेल्प ऑफ
पेरिस्टैटिक मूवमेंट। पेरिस्टैटिक मूवमेंट क्या कह रहा है? द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स ऑफ लाइनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनल। कि जो ये एलिमेंट्री कैनल है, ये मैं बोल दूं ईसोफेगस है, फूड पाइप है, इसकी जो वॉल्स है ना, ये रेगुलरली क्या कर रही है, जो भी हमने डिस्कस किया था, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, जिसकी वजह से फूड आगे मूव हो पा रहा है। ठीक है, तो ये फूड को आगे मूव करती है, फॉरवर्ड करती है। अब देखो जरा ध्यान से, अब देखो जरा ध्यान से, फूड माउथ से एंटर करा, माउथ में हमने टंग का फंक्शन देख लिया, हमने बक्कल कैविटी जो टीथ थे उनका फंक्शन देख लिया। फिर ये एंटर कर कर कहाँ पहुंचा था सर? सर ईसोफेगस में पहुंचा था। ईसोफेगस में यहाँ पे पेरिस्टैटिक मूवमेंट थी, जिन्होंने क्या करा, फूड को आगे पुश किया और पुश कर कर कहाँ तक ले आए हैं हम? स्टमक। स्टमक हम अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे। अगली क्लास में अगर हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं ना, तो सिर्फ ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का पोर्शन है, इतना ही कर पाएंगे। ठीक है, इतना ही पोर्शन में हमारा 1 घंटा तो मिनिमम लगेगा, बहुत सारी चीजें याद करने के लिए, सीखने के लिए। तो जितना हो गया है उसे अच्छे से पढ़ लेना, ताकि अगली क्लास में ये सब आता हो। अगर ये नहीं आएगा ना, तो आगे का बड़ा इशू क्रिएट करेगा। ठीक है, कोई डाउट लग रहा है तो बताइए।